हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसके साथ में है उसे सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है संयोजी ऊतक, उपकलित ऊतक, रेशेदार ऊतक, उपर्युक्त सभी। तो रक्त कैसा होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु से हीमोग्लोबिन के एक अणु से आयरन के 4 अणु होते हैं। किसमें? हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के कितने अणु होंगे? 4। हीमोग्लोबिन में पाया क्या जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन क्या पाया जाएगा? आयरन आयरन कितना पाया जाता है? 5%। और प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है 95%। प्रोटीन कितना पाया जाएगा? 95%। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में 5% आयरन और 95% प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ से रक्त में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के कितने अणु होते हैं? 4। हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के 4 अणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही होगा। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। रक्त कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचक में सहायक है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का शरीर में क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या कार्य है? शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना ये रक्त का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन की एक अणु में एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणु का संवहन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाया जाता है। ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड कितने गुना? 250 गुना अधिक क्रियाशील होता है। कितने? 250 गुना अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है 5 से 5.5 लीटर, 4 से 4.5 लीटर, 3 से 3.5 लीटर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही होगा। यदि भार पूछेगा प्रतिशत के अनुसार, तो ये प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है, तो 7 से 8% कितना खून पाया जाता है? भार का 7 से 8%। ये पूछेगा क्वेश्चन, भार के प्रतिशत में कितना पाया जाता है? तो भार का 7 से 8% रक्त एक स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान है 7.2, 7.8, 7.4 या 7.6। तो रुधिर का पीएच मान कितना? रुधिर का पीएच मान फिक्स होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, आरबीसी की गणना कम हो जाएगी, आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या यूरिया? तो प्राकृतिक कोलाइड पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। रक्त रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। अगला क्वेश्चन, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल भाग को कहते हैं। ऊतक, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन
बी सही होगा, उसे क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा कहा जाएगा। देखो एक होगा ब्लड, ब्लड में क्या क्या मिलेगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, क्या मिलेगा, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितना होगा, तो प्लाज्मा का भाग होता है 55%, प्लाज्मा कितना पाया जाएगा, 55%। और रुधिर कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं, तो 45%। रुधिर कणिकाएं 45%, प्लाज्मा 55%। यदि कह रहा है कि रक्त के तरल अंश को कणिकाएं, यदि रुधिर कणिकाएं निकाल दी जाएंगी, यदि रक्त में से रुधिर कणिकाएं निकाल दी जाएं तो कौन सा भाग बचेगा, केवल प्लाज्मा भाग बचेगा। कौन सा भाग बचेगा, प्लाज्मा भाग बचेगा। और प्लाज्मा भाग, यदि पूछेगा रक्त में कौन सा भाग है जो ठोस होता है और कौन सा भाग तरल होता है, तो जो प्लाज्मा भाग होता है वो तरल भाग होता है। तो रक्त में तरल भाग प्लाज्मा होता है, कितना, 55%। और ठोस भाग कणिकाएं होती हैं जो कितनी होती हैं, 45%। कणिकाएं 45%। कितने प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो अभी बताए हैं कितने प्रतिशत प्लाज्मा होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 55%। 55% प्लाज्मा और 45% कणिकाएं, क्या होगी, 45% कणिकाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। कहने का मतलब मानव रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। मानव रक्त में के प्लाज्मा में, प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55%। इस प्लाज्मा भाग में कितने प्रतिशत वाटर पाया जाता है, 60 से 64, 70 से 74, 80 से 82 या 90 से 92। तो कितने प्रतिशत पाया जाता है, ऑप्शन डी, 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, निम्न में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूटिन, पैरोथ्रोम्बिन। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए, डायलिसिस। रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, 80 से 120, 120 से 140, 180 से 200। तो कितना होता है, ऑप्शन सी सही होगा, 180 से 200 mg। कितना होगा, 180 से 200 mg। अगला क्वेश्चन, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, फेफड़े, अग्नाशय, जिगर, अस्थिमज्जा। तो कहाँ पे होती है, ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में होती है। रक्त की उत्पत्ति अस्थिमज्जा में होगी। अगला क्वेश्चन, रक्त का जमाव किस प्रोटीन के कारण होता है, रक्त का जमाव किस प्रोटीन के कारण होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनिज्म, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूटिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, किसके कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण। दो प्रोटीन होगी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, इन दो प्रोटीन के कारण रक्त का जमाव होगा। और हिपेरिन प्रोटीन जो होगी ये इसके कारण रक्त का थक्का बनने में, ये रक्त का थक्का बनने से रोकती है। कौन सी, हिपेरिन। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा।
रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? हीमोफोबिया, थेरोमास्टिटोमनिया, कागुलेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी। क्या कहा जाएगा? कागुलेशन। क्या कहा जाएगा? कागुलेशन या रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन या कागुलेशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गर्म रक्त वाला जानवर है? कछुआ, सांप, छिपकली, बंदर। तो गर्म रक्त क्या होगा? गर्म रक्त वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर को बना सकते हैं, जैसे पक्षी और स्तनधारी। कौन से आएंगे? सभी पक्षी और स्तनधारी किसके अंतर्गत आएंगे? गर्म रक्त में। जैसे बंदर, बिल्ली, चूहा, ये सारे कौन से होंगे? ये गर्म रक्त वाले होंगे। और ठंडे रक्त में कौन से जानवर आएंगे? वे जानवर जिनके शरीर का ताप मानव बाहर के तापमान पर निर्भर करता है, जैसे मछली और मेढक, सांप, कछुआ। तो ये कौन से हो जाएंगे? रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले। तो यहाँ पूछा गया है गर्म रक्त, तो गर्म रक्त वाले कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बंदर। और ये तीनों किसमें होंगे? ठंडे रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले। अगला है शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त वाला जानवर है बंदर, चूहा, सांप, भेड़िया। तो बंदर, बंदर कैसा होगा? ये गर्म रक्त वाला होगा। बंदर गर्म रक्त, चूहा गर्म रक्त, भेड़िया गर्म रक्त। और सांप, सांप का कैसा होगा? शीत रक्त वाला जानवर है, यानी ठंडे रक्त वाला जानवर है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। अगला, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।